हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में। और ये है आप लोगों के लिए बेटा द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज, जहां पर मैं इस लेक्चर के अंदर में आप लोगों को बेटा रिवाइज करवाने जा रहा हूं। एक बहुत ही आपके पास में जो है मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर है, क्योंकि इससे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, दैट इज योर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो बेटा इस चैप्टर को हम अपने पास रिवाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों के सामने बेटा लेके आया हूं इस चैप्टर की जो वेटेज है अभी तक जो इंस्टीट्यूट ने हमारे से क्वेश्चन पूछे हैं। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप देखेंगे 10 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक का क्वेश्चन रहता है। एक बार 20 का भी आया, बट ऑब्वियसली वो क्वेश्चन क्या उसमें एक आधे चैप्टर का और मिक्स है, रिडम्पशन और डिबेंचर्स वगैरह का। सो प्राइमरीली वेटेज यू कैन ऑब्वियसली से 10 to 12 मार्क्स तक के इस चैप्टर के एक जनरल वेटेज है। सो चैप्टर एक सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर बहुत ही ईजी है अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। सो हमारे इस चैप्टर के अंदर बेटा जैसे हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन की, तो बेटा प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उन्हें प्रेफरेंस दी जा रही, जब तक कंपनी चलती है उन्हें डिविडेंड पहले मिलता है, जब कंपनी बंद होती है तो उनका कैपिटल का पैसा पहले वापस करते हैं। अब हम जब उनसे पैसा आता है तो हम प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं। नो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करते हैं तो दैट एक्टिविटी, दैट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज नोन एज योर रिडम्पशन। उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं रिडम्पशन। नो उस समय हमने अपने पास में जो है सेक्शन नंबर 55 जो है बेटा कंपनीज एक्ट 2013 का वो अप्लाई होता है और वो हमें कुछ अपने पास में लीगल प्रोविजंस बताता है। हमें यहाँ पर में देखना है कि उस समय कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, ताकि हम अपने पास रिडम्पशन जो करनी है प्रेफरेंस शेयर्स की, जो उनको रीपेमेंट करनी है, वो प्रॉपर तरीके से कर सके। सो एक बेसिक जो कंडीशंस कही गई है बेटा रिडम्पशन की, वो ये कही गई है कि आपके पास वो ऑथराइज होना चाहिए एक तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, और साथ में प्रेफरेंस शेयर्स आप तब तक रिडीम नहीं कर सकते जब तक वो फुल्ली पेड अप ना हो। मतलब अगर मेरा प्रेफरेंस शेयर 100 वाला है और वो 80 पेड अप है तो पहले 20 रुपए की कॉल मंगानी पड़ेगी, तब भी आप उनको रिडीम कर पाएंगे। तो पहले फुली पेड अप होगा तभी आप उनको रिडीम कर पाएंगे। अब इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बेटा 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। कितनी चीजों का बेटा? 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। और वो 3 चीज आपके पास में कौन से? सबसे पहले हमारे पास आते हैं बेटा मनी अवेलेबिलिटी। ऑब्वियसली जब आपने प्रेफरेंस होल्डर्स को पैसा देना है, अब आप 100 के बदले हो सकता है उन्हें 100 रुपए वापस कर रहे हो सकता है 100 के बदले 120 रुपए वापस कर रहे हो, तो आप उतना भी दे सकते हो, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। अब सवाल उठा जो उनको पैसा देना है आपके पास भी तो पैसा होना चाहिए, आपके पास मतलब कंपनी के पास पैसा तो होना चाहिए ना, तो वो पैसा कहां से आएगा? तो आपके पास पहले से पैसा पड़ा होगा, आप इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे, आप लोन लेंगे, मतलब क्वेश्चन बताएगा आपने अपने पास में सिक्योरिटीज इशू करी है, वहां से पैसा लेके आएंगे। तो फर्स्ट थिंग है मनी अवेलेबिलिटी, दैट इज एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस। इन्वेस्टमेंट्स को बेचा आपने, सिक्योरिटीज इशू करी अपने पास शेयर्स या डिवेंचर्स, तो किसी ना किसी तरीके से मनी अवेलेबिलिटी हो। एक हम चीज हमेशा लेके चलते हैं अपने क्वेश्चन में, जब तक क्वेश्चन पैसे को लेके ये नहीं बताएगा कि दिक्कत है, हमेशा हमारे पास पैसा सफिशिएंट पड़ा है। सो क्वेश्चन विल टेल यू, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा। तो हमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा आपके पास होना चाहिए। देन द सेकंड थिंग इज, अगर आपको बेटा प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना पड़ रहा है ज्यादा वैल्यू पे, दैट इज रिडम्पशन पे, प्रीमियम पे रिडीम करना पड़ रहा है, तो मतलब 100 वाला प्रेफरेंस शेयर उनको हम दे रहे 120 रुपए, आर यू पेइंग 20 रुपीज एक्स्ट्रा टू देम? द आंसर इज यस। सो हमारे पास वो जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जैसे जब एक्स्ट्रा आता है तो उसे बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करते हो। अब हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे रिडीम कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन। और वो कब होगा? अगर रिडम्पशन प्रीमियम, तो उस खर्चे को बेटा राइट ऑफ करना है। तो अगर बेटा वो प्रिस्क्राइब्ड कंपनी का केस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लाई करना विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस अंडर सेक्शन 133, अगर वो वाली कंपनी आ रही है तो बेटा वो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी प्रीमियम इस केस में आपके पास में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहां पे यूज होंगे सिर्फ आपके प्रॉफिट विच इज पीएनएल या जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व जो भी है। तो आप अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते अगर वो आपके पास वैसी कंपनी आ रही है जो उसको कंप्लाई करना है विद एएस अंडर सेक्शन 133। पर अगर वो अदर कंपनी का केस है, अगर वो अदर कंपनी का केस है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकती है। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लेंगे। फिर अगर वो कम है या नहीं है तो आप प्रॉफिट्स को यूज करते हैं पीएनएल रिजर्व। सर हमें अपने पास चैप्टर में कौन सा मानना है? बेटा हम अपने पास चैप्टर के अंदर ऑलवेज, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना बोले, हमेशा ये वाला केस ही लेके चलते हैं। ऑलवेज हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि हम ये केस लेके ही आंसर सॉल्व कर रहे होते हैं। सो आपके पास बेटा हम हमेशा ये मानते हैं कि वो प्रिस्क्राइब्ड कंपनी वाला केस हो गया, कंपनी को कंप्लाई करने विद एएस अंडर सेक्शन 133, तो वहां पे वो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं करेंगे। हम प्रीमियम और रिडम्पशन को कहां से ही राइट ऑफ करेंगे बेटा? हम राइट ऑफ करेंगे फ्रॉम द प्रॉफिट, दैट इज पीएनएल जनरल। एंड नाउ कम्स द बेटा लीगल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द लीगल रिक्वायरमेंट? लीगल रिक्वायरमेंट का बेटा मतलब है बेटा जब आप प्रेफरेंस होल्डर्स को पैसा दे दोगे तो क्या जो हमारे क्रेडिटर्स है, जो हमारे डिवेंचर होल्डर्स है, क्या उनके लिए पैसा कंपनी में कम नहीं रह जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है, उनके लिए पैसा कम रह जाएगा।
तो कंपनी तो मैनिपुलेशन भी कर सकती है कि आपके पास प्रेफरेंस होल्डर्स को पता है, उनको दिक्कत ना हो, प्रेफरेंस होल्डर्स को अपने पास में पहले रिडीम कर देते हैं, बाहर वालों का देखी जाएगी। तो बेटा हमें बाहर वालों को प्रोटेक्शन देनी है, इसका ही तो रोल जिम्मा किसने लिया है, कंपनी लॉ ने लिया है। तो उन्होंने एक सेक्शन डाला बेटा लीगल रिक्वायरमेंट का, सेक्शन 55 फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स। तो ये आउटसाइडर्स के इंटरेस्ट के लिए बेटा ये सेक्शन डाला गया, जिसमें वो कहता है कि जितनी फेस वैल्यू के आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं, उतनी फेस वैल्यू के या तो आप शेयर इशू कर दीजिए, तो आपके पास कैपिटल फिर से इंटैक्ट होगी, जितनी फेस वैल्यू कम हुई उतनी के फेस वैल्यू के और शेयर्स इशू कर दिए, या आप अपने प्रॉफिट्स को ब्लॉक करेंगे। प्रॉफिट्स को ब्लॉक कैसे करा जा रहा है बेटा, बाय ट्रांसफर टू अ वेरी स्पेशल रिजर्व विच इज नोन एज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसे हम शॉर्ट में बेटा सीआरआर भी बोलते हैं। शेयर इशू करा जाएगा या सीआरआर भेजेंगे। सीआरआर का पूरे कंपनी लॉ में एक लॉ था, जो सेक्शन 63 के हिसाब से बोनस के चैप्टर में जो हम सीखते हैं कि बोनस शेयर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो वो आपका यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इशू टू बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो वो एक स्पेशल रिजर्व है जो कल को कैपिटल ही बनेगा, उससे डिविडेंड नहीं मार सकते। तो हम अपने रिजर्व्स को ब्लॉक कर रहे हैं। रिजर्व्स को ब्लॉक करने से क्या होगा, हमने अपनी जो डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा उसे रोक लगा दिया। बेटा पैसा लाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एक्चुअली इनफ्लो ला रहे हैं या आपने आउटफ्लो पे रोक लगा दी कि आउटफ्लो नहीं होगा। तो वो सीआरआर वो काम कर रहा है कि आप डिविडेंड नहीं बांट पाएंगे शेयर होल्डर्स को, क्योंकि आपने फ्री रिजर्व से अमाउंट भेज दिया सीआरआर में। सर एक बार थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएंगे कि सीआरआर में डालने से प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। शेयर से तो पैसा आ गया, फिर से आपके पास कैपिटल आ गई, पर सीआरआर में डालने से कैसे प्रोटेक्शन मिलती है। तो बेटा मैं आपके पास यहाँ पे क्या करता हूं, आप मेरे साथ एक बार एग्जांपल देखना कि आपके पास ये 3 केसेस मैंने लिए, जनरली मैं बच्चों के साथ लेता हूं, तो इससे हमें ये समझ आता है कि हम अपने पास में सीआरआर में डालने से प्रोटेक्शन कैसे मिले। तो लेटर से एक नॉर्मल बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल, पीएनएल, क्रेडिटर और सन्ड्री एसेट्स है। हम ये जानना चाहते हैं हमारे कितने टाइम्स क्रेडिटर सिक्योर्ड है। मेरे क्रेडिटर्स आज 10 लाख के हैं, कितने टाइम से सिक्योर्ड है, कितने टाइम्स का मतलब कितने गुना। अब मेरे पास आज जो एसेट्स है बेटा वो मेरे पास 30 लाख के हैं, क्या 30 लाख के 30 लाख में इनको बांट सकता हूं या मैं कुछ और भी कर सकता हूं। सर हमारे पास प्रॉफिट भी पड़े 10 लाख के, तो मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकता हूं। तो अगर मैं डिविडेंड दे दूंगा तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा। हाँ तो मेरे पास बेटा आज है 30 लाख, मैं 10 लाख तक का बेटा क्या बांट सकता हूं, मैक्सिमम डिविडेंड। क्या बांट सकता हूं, मैक्सिमम डिविडेंड। तो मेरे पास कितना रह जाएगा, 20 लाख। अगर मैं 10 लाख का डिविडेंड बांट दूंगा तो प्रॉफिट मेरे खत्म होकर मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना, डिविडेंड बांटने से बैंक बैलेंस कम हो गया। तो मेरे पास मैं मैक्सिमम 10 का ही बांट सकता हूं क्योंकि प्रॉफिट से इतने हैं। अब मेरे पास कितने मेरे क्रेडिटर्स है बेटा, 10 लाख के। तो मेरे क्रेडिटर्स कितने टाइम सिक्योर्ड है, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में 2 टाइम्स। मतलब मेरे पास 20 लाख रुपए पड़े हैं और मेरे को देने 10 लाख है, तो मेरे क्रेडिटर 2 गुना सिक्योर्ड है। लेटर से मैंने 2 लाख की रिडम्पशन करी और मैंने कोई सीआरआर नहीं बनाया, कोई फ्रेश इशू नहीं हुआ, कोई सीआरआर भी नहीं बनाया। अब यहां देखो मेरे क्रेडिटर्स की सिक्योरिटी कम हो गई, क्योंकि अब मेरे पास 28 लाख माइनस प्रॉफिट्स अभी भी कितने बांट सकता हूं, 10 लाख डिविडेंड के रूप में। तो मेरे पास 18 लाख बेसिकली रह जाएगा और मैंने क्रेडिटर्स को देना कितना है, 10 लाख। तो अल्टीमेटली मेरे क्रेडिटर्स की सिक्योरिटी कितनी रहेगी बेटा, 1.8 टाइम्स। मेरे क्रेडिटर्स की सिक्योरिटी अब कम हो गई, पहले से कम हो गई। बट मैं कर रहा हूं रिडम्पशन 2 लाख की और मेरे पास में सीआरआर मैंने बनाया है। सीआरआर मैंने बनाया, सीआरआर बनाने से क्या होगा, कितने की रिडम्पशन करी सर, 2 लाख की। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, यहां से 2 लाख आप ट्रांसफर करके लेके जा रहे हो बेटा अपने सीआरआर में। तो अब ये कितना रह जाएगा बेटा, 8 लाख। ये कितना रह जाएगा, 8 लाख। अब अगर हम बेटा देखें तो हमारे पास जो सन्ड्री एसेट्स है वो 28 लाख के है और मेरा जो प्रॉफिट्स है बेटा वो 8 लाख के रह जाएंगे, जो मैं मैक्सिमम डिविडेंड के तौर पे बांट सकता हूं। सर सीआरआर से नहीं बांट सकते, तभी तो सीआरआर में डालने से आपके डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया, क्योंकि सीआरआर का एक लौता यूज है विच इज आपका बोनस शेयर्स के लिए, वो कल को कैपिटल में कन्वर्ट होगा, उससे डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो आपके प्रॉफिट ब्लॉक हो गए। सो अल्टीमेटली क्या है, आपके पास क्या होगा बेटा, 20 लाख और 10 लाख के हमारे क्रेडिटर्स है। तो सिक्योरिटी क्या 2 टाइम्स आ गई फिर से जो पहले थी। यस सर, तो मैंने क्या बोला, हमें प्रोटेक्शन देने के 2 तरीके हैं, या उतनी वैल्यू के शेयर्स इशू कर दो, ठीक है जी, कैपिटल इंटैक्ट होगी, या आपने आउटफ्लो पे रोक लगा दी बाय ट्रांसफर टू सीआरआर। तो यहां पे हमने बेटा ये चीज देखी
कि अब रिडम्पशन जो है वो दो तरीके से, या तो आउट ऑफ कैपिटल है, फ्रेश इशू कर रहे हैं शेयर्स का, शेयर्स ही है बेटा, डिबेंचर्स नहीं है, तो मतलब वो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो आपको सीआरआर में नहीं तो भेजना पड़ेगा, तो या इक्विटी या प्रेफरेंस जो आपके पास आ रहा है, और या आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या हुआ, आपने अपना ट्रांसफर किया बेटा किसमें, सीआरआर में, विच इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो एंट्री बनी फ्री रिजर्व टू सीआरआर, फ्री रिजर्व्स कम हो गए, सीआरआर में बढ़ा दिया। फ्री रिजर्व्स कौन से होते बेटा, जिनसे आप डिविडेंड बांट सकते हैं, विच इज योर जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल, सरप्लस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, दोज रिजर्व्स जिनसे डिविडेंड बांट सकते हैं। पीएनएल सरप्लस एक ही बात है, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है ना, कोई और अगर क्वेश्चन बोल देता है, ठीक है। सीआरआर का सिर्फ एक लौता यूज है बोनस शेयर्स के लिए, उससे कोई भी लॉसेज नहीं राइट ऑफ करते, ना ही प्रीलिमिनरी। सीआरआर में कितना अमाउंट जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, फॉर सीआरआर, फॉर कंप्लायंस, फॉर सेक्शन 55 लीगल रिक्वायरमेंट, ऑलवेज कंसीडर द फेस वैल्यू। ध्यान से मेरी बात सुनिए, ऑलवेज कंसीडर द फेस वैल्यू। तो जितनी नॉमिनल वैल्यू के बेटा आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं, माइनस कर देंगे उतनी नॉमिनल वैल्यू के जितने के नए शेयर इशू करे, जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे माइनस जितनी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू करे, उतना अमाउंट बेटा आप सीआरआर में भेजेंगे, उतना अमाउंट आप सीआरआर। आपको ये इंश्योर करना है आपकी कंप्लायंस पूरी हो। अगर फेस वैल्यू 1 लाख है, अगर आपने नए इशू 40,000 के करे तो 60,000 सीआरआर भेजो, अगर 60,000 सीआरआर में भेज रहे हो तो 40,000 की फेस वैल्यू के शेयर इशू करो। तो सिंपल सी बात है, उन दोनों को मिला के पूरा 1 लाख करनी है, या किसी एक से भी पूरा कर लो, तो ये हमें कंप्लायंस पूरी करनी है। नाउ हमारी बेटा जो जर्नल एंट्रीज आती है, वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। सबसे पहले अगर मेरे शेयर्स पार्टली पेड है तो क्या करूंगा सर, फुली पेड करूंगा। तो पहले अनपेड पोर्शन जो है बेटा वो अगर आपके पास है तो वो मंगाओगे, जो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। बहुत बेसिक एंट्री है। अब हमारे पास बेटा अगर कोई नए शेयर इशू करे, इन्वेस्टमेंट बेची, तो उसकी एंट्री आएगी। तो शेयर इशू की क्या हुई, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, पहले पैसा आने की एंट्री चलेगी, तभी तो पैसा दे पाओगे, ऐसा आएगा तो दे पाएंगे। तो अगर पैसा आने की एंट्रीज क्वेश्चन में है तो पहले वो डाल दीजिए। और अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट बेची, करंट एसेट बेचा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट या करंट एसेट जो भी बेच रहे हो। ज्यादा भी बेचा तो प्रॉफिट, कम पे बेचा तो लॉस, तो लॉस डेबिट हो जाएगा अगर लॉस है, प्रॉफिट अगर है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पैसा आने की एंट्रीज होगी। अब मेन है बेटा जो रेलिवेंट है, जो आएगा ही आएगा, विच इज आप ड्यू करेंगे बेटा, क्या करेंगे, ड्यू, जो आपने देना है। तो बेटा अगर 100 वालों को 120 दे रहे हो तो कैपिटल तो 100 से दिख रही है ना, तो एंट्री में कैपिटल कितने से डेबिट होगी बेटा, कैपिटल डेबिट होगी बेटा 100 से, पर लेट से देना 120 है, तो टू प्रेफरेंस होल्डर 120 जाएगा। जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो क्या बेटा, प्रीमियम और रिडम्पशन, जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हो। सो 100 के बदले 120 अगर दे रहे हैं तो बेटा 20 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम और रिडम्पशन में क्या, और टोटल में देना कितना 120, ठीक है ना। अभी प्रीमियम को क्या करेंगे सर, प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, तो प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ कर दिया। कहां से, सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, नो सर, वो प्रिस्क्राइब्ड कंपनी के केस में यूज नहीं होती है, अदर में ही हो सकता है सिक्योरिटी में। तो हम हमेशा क्या मानते हैं, प्रिस्क्राइब्ड वाला केस है। सो पीएनएल या जनरल रिजर्व टू प्रीमियम और रिडम्पशन, वो राइट ऑफ हो गया। पेमेंट करोगे बेटा तो प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक हो गया, जो पेमेंट करी आपने ड्यू करके। और फिर हमारी आती है कंप्लायंस, सेक्शन 55 लीगल रिक्वायरमेंट, जो अभी सिखाया, प्रोटेक्शन। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा सीआरआर में, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ नए शेयर इशूड, जो ऊपर अभी लिखा था। सो फ्री रिजर्व से ट्रांसफर कर दोगे सीआर में, फ्री रिजर्व हो गए कम, जनरल रिजर्व पीएनएल कोई भी और फ्री रिजर्व टू सीआरआर, टू सीआरआर। तो यहां तक हमारा एक बार के लिए कॉन्सेप्ट पार्ट जो हमने समझा अभी, वो आपके पास कवर होता है। अभी बिफोर आई मूव फर्दर बेटा, हम अपने पास में मैं आपसे छोटा सा एक एग्जांपल की बात करता हूं। जैसे एग्जांपल 1, मान लो मेरे प्रेफरेंस शेयर बेटा 2 लाख रुपीस के है, ये फेस वैल्यू दे दी, 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, 2 लाख के बदले 2,20,000 देने हैं, 2,20,000। नए शेयर इशू करे 15,010 वाले, 10% प्रीमियम पे, तो 11 रुपए पे इशू करे। मुझे बताओ सीआरआर में कितना जाएगा सर। सीआरआर के लिए तो फेस वैल्यू देखनी है, क्या देखनी है, फेस वैल्यू। तो बेटा उसके लिए कोई लेना देना नहीं है, पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है, उसके लिए सिर्फ सीआरआर के लिए फेस वैल्यू। तो 2 लाख की फेस वैल्यू वाले रिडीम कर रहे हो, माइनस नए कितनी फेस वैल्यू वाले सर, 1,50,000। तो फेस वैल्यू देखनी, 2,15,000 इंटू 10, तो कितना जाएगा सीआरआर में, कंप्लायंस मीट करनी है तो सर 50,000। कितना जाएगा बेटा, 50,000। तो बहुत ही बेसिक सा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल। एग्जांपल 2 पे आता हूं, डोंट वरी, पर उससे पहले क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ही बेसिक सा है ये। इंटर में 2018 बेटा मैं वो क्वेश्चंस लेके आया जो पेपर में आए हुए, 10 नंबर 12 नंबर आपको पता चल जाएगा। ये 10 नंबर का आया था बेटा इंटर में 18 में,
जो क्वेश्चन है बेटा ये 10 मार्क्स का आया था और ये बहुत ही आपके पास बोनस मार्क्स का क्वेश्चन था। सो स्टार्टिंग विद द सेम क्वेश्चन है, कंपनी ने 5000 10% प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच वाले फुली पेड अप है, इनको डिसाइड किया कि रिडीम करेंगे बेटा 10% प्रीमियम पे, तो 100 के बदले 110 देंगे, 10% एक्स्ट्रा। डिसाइड क्या किया, 40,000 तो इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं 10 वाले पार पे, 2000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं 100 वाले। सारा इशू सब फुली सब्सक्राइब हुआ, सारे पैसे पूरे आ गए, पेमेंट ड्यूरी कर दी, कंपनी के पास प्रॉफिट्स की भी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ एंट्रीज क्या होगी। पहले हमेशा पैसे आने वाली एंट्री डालेंगे। पैसे आ रहे हैं बेटा दो तरीकों से, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके। मेक श्योर अलग अलग एंट्री डालो, आपने कंबाइन डालने डाल सकते हैं। तो पहले शेयर्स की आपकी क्या एंट्री हुई सर, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विच इज 40,000 इंटू 10, क्योंकि पार पे इशू हो रहे। अब डिबेंचर जो है बेटा 2100 पे है तो 2 लाख हो गया, तो बैंक टू 12% डिबेंचर्स 2 लाख विच इज 2000 इंटू 100। अब ड्यू करना है बेटा, जब तक ड्यू नहीं करोगे पे कैसे करोगे। तो ड्यू कितने हैं बेटा, हमारे पास में 5000 है 10% वाले, 100 वाले हैं पर देने 10% फालतू है, तो 5 लाख के हो गए, 5 लाख वालों को 10% एक्स्ट्रा देना है, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रीमियम रिडम्पशन एक्स्ट्रा देना है कितना 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 550, सो 5 लाख वालों को 10% एक्स्ट्रा करके 550 देना है। कैपिटल डेबिट हो गए, खत्म हो गई, एक्स्ट्रा जो है प्रीमियम रिडम्पशन और टोटल देना 550। पे करेंगे तो बेटा एंट्री क्या आएगी, प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक 550। ऑब्वियसली बात है, पहले ड्यू करोगे फिर पे करोगे। अब प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ करना है, कहां से सर, पीएनएल जनरल रिजर्व से, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन। यहाँ पे प्रॉफिट्स पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हमारे पास सफिशिएंट है उसने बोला, तो ये राइट ऑफ कर दिया बेटा। जो ये 50,000 हमारा था एक्स्ट्रा जो था ये हमने राइट ऑफ कर दिया, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। और फिर आया सीआरआर, सीआरआर के लिए क्या चेक करना है बेटा, कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस रिडीम करे। सर हमने फेस वैल्यू है 5 लाख, फेस वैल्यू 5 लाख है, कितनी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू करे, शेयर है तो सर 4 लाख। यहां पे डिवेंचर नहीं आता, तो 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख जाएगा बेटा सीआरआर में। तो एंट्री क्या बनी, पीएनएल या जनरल रिजर्व टू सीआरआर, तो पीएनएल टू सीआरआर 1 लाख आ गया, तो 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख आ गया। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स को यूज कर सकते हैं बट नॉट दी डिवेंचर्स, डिवेंचर्स इस्तेमाल नहीं हो सकते बेटा, नहीं हो सकते मतलब नहीं हो सकते। तो सीआरआर में कितना जाएगा बेटा 1 लाख रुपए, सीआरआर में कितना गया 1 लाख रुपए। तो ये आपके पास में पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा था, इजी था बेटा। पेपर में क्वेश्चन आता है, देखो नरेशन जरूर लिख दो, नॉर्मल जो आपकी एंट्री है फॉर्मेट में डाल दो, चीजें आपके लिए कन्वीनियंट रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो मेन एंट्रीज है और वर्किंग जरूर दिखा दे सीआरआर की। अब बेटा यहाँ पे मैं अगले पे आ रहा हूं बेटा समझाने के लिए आपको। इस वाले केस के साथ हम लिखेंगे कंडीशन ऑन रिजर्व, कंडीशन ऑन रिजर्व पे कंडीशन है हमारी, हमारे पास रिजर्व के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, उस चीज को हमें समझना है और हमें बताना है इतना ही मैक्सिमम रिजर्व जितने पड़े उतना ही भेज पाओगे ना सीआरआर में, बाकी कहां से पूरा करना पड़ेगा फिर आपको शेयर से। जैसे अभी मैं हमारे को ये बताया 40,000 शेयर थे तो आपको शेयर का करा, तो बाकी आपने रिजर्व से सीआरआर भेजा। अब उल्टा हो रहा है, तो आपके पास उल्टा कैसे हो रहा है देखिए, वो कहता है प्रेफरेंस शेयर है ₹4 लाख की फेस वैल्यू के, रुपीज दे रहा है तो फेस वैल्यू होगी 10% एक्स्ट्रा पे रिडीम करना है। फ्री रिजर्व में है 260, बताओ कितने इक्विटी शेयर इशू करे जाएंगे 10 वाले 10% प्रीमियम पे। तो जैसे उसने बोला बेटा फ्री रिजर्व इतने हैं, लिमिटेड है, और अब पूछ रहा बताओ कितने शेयर, तो कंडीशन रिजर्व पे आ गई। कंडीशन किस पे आ गई, रिजर्व पे। तो हम ये चेक करते हैं बेटा मैक्सिमम ट्रांसफर टू सीआरआर कितना हो सकता है, मैक्सिमम ट्रांसफर टू सीआरआर। यह भी एग्जांपल है, फिर इसके बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो हमें देखना है बेटा कौन कौन सी चीजों को भेज सकते हो। सर 260 के रिजर्व से वो नहीं भेज सकते, बट आपको क्वेश्चन की बाकी चीजों को भी समझना जरूरी है। कई बार इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हो प्रॉफिट लॉस पे, तो उससे ऐड माइनस हो जाएगा। जैसे यहां पे बेटा ये 10% जो प्रीमियम पे रिडीम करोगे, क्या ये रिजर्व से कम होंगे, हाँ सर प्रॉफिट्स कम होंगे, क्योंकि हमारी तो प्रिस्क्राइब्ड कंपनी है। जो ये प्रीमियम है पहले से अगर पढ़ा या और आ रहा है उसका यूज नहीं हो सका, तो ऑब्वियसली बात हम उसी को यूज करेंगे। तो हमारे बेटा रिजर्व तो यानी कि बेटा 260 पहले पड़े हैं, बट ये आप 4 लाख का 10% यूज भी तो करोगे, जो प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ करोगे, किसको
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करोगे तो आप कितना ही ट्रांसफर कर सकते हो 40 माइनस करके 220। आप मैक्सिमम कितना सीआरएम भेज सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कई बार तो वो बोलता है इतना रोकना ही रोकना है, कुछ नहीं है बोल रहा, तो अब सारा भी यूज कर लोगे तो 220 हुआ, सारा भी यूज कर लोगे तो 220 हुआ। अब बेटा मेरी नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स की कितनी है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो हमने रिडीम करने हैं 4 लाख। सो कितनी फेस वैल्यू के शेयर्स इशू करेंगे, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ जो हमने इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं दैट इज 4 लाख माइनस 220 1,80,000। इतनी नॉमिनल वैल्यू के आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। कंप्लायंस के लिए नॉमिनल वैल्यू देखनी है, कंप्लायंस के लिए नॉमिनल वैल्यू देखनी है। 4 लाख ही देखा, ये नहीं देखा एक्स्ट्रा कितना दे रहे। इशू चाहे प्रीमियम पे, हम उसकी बात नहीं करेंगे, कंप्लायंस के लिए फेस वैल्यू देखनी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स बेटा आपके पास में कितने इशू करने पड़ेंगे, 180 को डिवाइड बाय क्या 11 करेंगे, नो सर 10 से ही करेंगे क्योंकि फेस वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो फेस वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो कितना बना 18,000 शेयर्स। कितने शेयर बेटा 18,000 शेयर्स आप इशू करेंगे अगर, तो उससे 180 की फेस वैल्यू होगी, 220 आप सीआरएम भेजेंगे, तो इससे आपकी पूरी 4 लाख की कंप्लायंस पूरी हो जाएगी, 4 लाख की कंप्लायंस पूरी हो जाएगी। सर अगर हम डिवाइड करेंगे और बाय चांस हमारे शेयर डेसिमल में आए, बाय चांस हमारे शेयर डेसिमल में आए, तो लेट से मैं कहता हूं कि फेस वैल्यू आपकी जो है 7 है, एग्जाम्पल। तो अगर नए शेयर की फेस वैल्यू बेटा 7 रुपए है, तो हमारा 180 को डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 7। अब मेरे ख्याल से ही आपके पास में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये बना 25714.28, तो 29 लिख देता हूं। चलो क्या शेयर डेसिमल में अपने पास कर सकते हो इशू, नो सर। तो डेसिमल में जब नहीं इशू कर सकते तो क्या करेंगे बेटा, ऑलवेज ध्यान से सुनना, राउंड ऑफ नहीं करना। राउंड ऑफ का मतलब पता है क्या होता है, 0.2 है तो आप 1/4 ले लोगे, राउंड ऑफ नहीं करना। राउंड ऑफ का मतलब होता है 0.5 से कम है तो पिछला ले लो, 0.5 या उससे ज्यादा तो अगला ले लो। नो, हमें हमेशा नेक्स्ट लेना है, ऑलवेज नेक्स्ट। सर राउंड ऑफ क्यों नहीं करना बेटा, अगर आप 25714 इशू करोगे ना तो उससे आपकी कंप्लायंस मीट नहीं होगी, क्योंकि 25714 अगर आप लेते हो तो इंटू 7 करोगे तो आपके पास 180 नहीं इकट्ठा होएगा, तो 17998 होगा। तो 17998 से आपकी कंप्लायंस मीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको कंप्लायंस के लिए 180 फेस वैल्यू चाहिए। तो डेसिमल चाहे 0.1 ही क्यों ना हो, आपने हमेशा अगला लेना, पीछे आए कंप्लायंस मीट नहीं होगी, ऑलवेज नेक्स्ट, ऑलवेज नेक्स्ट। सो दैट इज 25715 शेयर। बेटा कई बार क्वेश्चन ये भी बोल सकता है, बताओ अगर ये शेयर्स हमने मल्टीपल ऑफ 10 में इशू करने, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब होता है लास्ट में 0 ही होना चाहिए, तो बेटा कितने शेयर बनेंगे, सर पीछे नहीं जा सकते, नो ऑलवेज आगे 25,720। अगर मल्टीपल ऑफ 50 में इशू करने, मल्टीपल ऑफ 50 होता है या तो 50 होगा या 100 होगा, 50 के मल्टीपल होंगे, तो ये बनेंगे 25750, पीछे नहीं आना। मल्टीपल ऑफ अगर 100 भी है तो 25,800, मतलब कि आप पीछे आ ही नहीं सकते, चाहे जरा सा भी क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप पीछे गए तो कंप्लायंस गई, आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पीछे नहीं जा सकते, आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं, आगे तो कंप्लायंस मीट होगी ना, पीछे गए तो कंप्लायंस आपकी रह जाएगी। तो इसलिए ऑलवेज नेक्स्ट लेना, ऑलवेज नेक्स्ट लेना बेटा, ठीक है ना। ये हमारे पास बात है बेटा, जब कंडीशन किस पे बेटा, जब कंडीशन है बेटा आपके पास में विच इज ऑन दी, किसमें, कंडीशन इज ऑन दी रिजर्व, कंडीशन इज ऑन दी रिजर्व, तो हमें अपने पास में ऐसे करना है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन पे आता हूं जिससे हमें क्लैरिटी लेते,
पेपर का ही क्वेश्चन है, 12 नंबर का आया है इंटर जनवरी 21 में। सो क्वेश्चन देखते बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर जो बेटा कंपनी बीके लिमिटेड का, उसमें 30,000 इक्विटी शेयर है 10 ईच वाले, ये तो फुली पेड अप है, एंड 2009% प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच वाले फुली पेड अप। तो 30,000 इक्विटी शेयर है, 2000 प्रेफरेंस शेयर है। बाकी पर्टिकुलर दे रहा है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, ये फ्री नहीं है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन बोल सकता है कि इसमें से कुछ फ्री है तो हम उतना यूज कर लेंगे, बिल्कुल ही फ्री नहीं है, कुछ भी यूज नहीं होगा। बैंक बैलेंस एरिया, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, और इसके लिए डायरेक्टर्स ने इंपावर किया कि हम फ्रेश इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स का एट आपके पास पार पे आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। पर कंडीशन है कि 40,000 बचाना है जनरल रिजर्व में, ये ना सारा खत्म कर दो, जैसे हमने अपने एग्जांपल में सारा खत्म कर दिया, कहते सारा नहीं करना, 40 बचाना भी है जिसे यूज नहीं करना। साथ में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी बेची 4500 इक्विटी शेयर्स की बेटा, जिनकी कॉस्ट 45,000 रुपीज है, पर बेचा कितने पे, 9 पर शेयर में। तो हमारी कॉस्ट 45,000 है, 4500 की, मतलब हमने 10 रुपए में खरीदे थे, बेच 9 रुपीज मेरे हैं। जर्नल एंट्रीज डालनी है बेटा इफेक्ट देने के लिए, और बताओ ये रेलिवेंट आइटम्स बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेगी आफ्टर द रिडम्पशन, मतलब हाउ दीज आइटम्स आर गोइंग टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, कैसे दिखेगी। तो बेटा यहाँ पे देखिए आप, कंडीशन रिजर्व पे है, उसने रिजर्व बोले इतने कम पड़ रहे, इतने कम पड़ रहे, मतलब उसने बोला इतना बचाना है जनरल रिजर्व में, बाकी चीजें बोलता बताओ कितने शेयर इशू करेंगे, तो कंडीशन रिजर्व पे है। मुझे चेक करना है मैं मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकता हूँ सीआरआर में। तो बेटा मैक्सिमम ट्रांसफर करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कौन कौन से रिजर्व भेज सकता हूं। तो एक है बेटा जनरल रिजर्व, एक है बेटा पीएनएल अकाउंट, क्योंकि मेरी एंट्रीज में पहले पैसा आने की आएगी, मतलब मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आने कितने होंगे इशू, उसके लिए मैं चेक कर रहा हूं कितने आप सीआरआर में भेज सकते हो। तो बेटा जनरल रिजर्व पड़ा 120 है, पर 120 में से 40 तो सेव ही करना है, बचाना है, तो 80 हो गया। ये कितना पड़ा है 60, और आपके पास में प्रीमियम अडम्पशन कितना है 10% है बेटा, 10% प्रीमियम रिडीम करना है कितने 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख का 10% 20,000 तो आपका प्रीमियम अडम्पशन के लिए राइट ऑफ के लिए यूज हो जाएगा। क्या इसके अलावा भी पीएल में फर्क पड़ेगा? यस सर। क्यों बेटा? आपके 4500 शेयर जो है आप बेच रहे 45,000 वाले, जो आपके लिए 10 रुपए के थे 9 रुपए में बेच रहे हो, 1 रुपए का लॉस हो जाएगा ना, लॉस होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, पीएल डेबिट होगा, तो लॉस कितने का हो गया 1 रुपए के हिसाब से सर? 4500 का लॉस कितने का होगा बेटा हमारे पास में? 4500 का। तो ये 4500 का जो आपका लॉस है करने के बाद कितना बचा? 60,000 माइनस 20,000 माइनस 4500, तो 35,500। सो बेटा आप टोटल में 115,500, आप इतना ही आपके पास में क्या कर सकते हो सर? हम इतना ही अपने पास में क्या कर पाएंगे, इतना ही मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हैं सीआरआर में, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। बाकी मुझे क्या करना पड़ेगा? शेयर्स की फेस वैल्यू इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स मुझे कंप्लीट कंप्लायंस के लिए कितना पूरा करना है सर? कंप्लायंस के लिए मुझे 2000 इंटू 100, फेस वैल्यू तो 2 लाख है ना, तो मुझे 2 लाख की फेस वैल्यू की रिडम्पशन करनी है, और मैं मैक्सिमम सीआरआर में कितना भेज रहा हूं? 115,500। तो 84,500 की फेस वैल्यू के मुझे क्या इशू करने पड़ेंगे? शेयर्स। और इसे डिवाइड किससे करूंगा? नया शेयर आपके पास पार पे इशू हो रहा है, 10 रुपए का है, पार पे लिखना है, फेस वैल्यू है तो 10 रुपए, चाहे प्रीमियम पे होता मुझे कोई फर्क नहीं था, क्योंकि हमने कंप्लायंस के लिए फेस वैल्यू देखनी। तो दैट इज कितने शेयर्स होंगे? 8450 शेयर्स, 8450 शेयर्स आपके बन गए, बस ये हमें चाहिए था। इसके बाद वी कैन पास विद द एंट्री। तो पहले पैसा आने की एंट्रीज आ जाएगी बेटा, तो आपकी सबसे पहली एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आप देख सकते हैं 84,500, जो मैंने आपको वर्किंग दिखाई बेटा वही वर्किंग यहाँ पे आंसर में दी हुई है, नीचे आप देख सकते हैं। 80 का जनरल रिजर्व यूज हो सकता है, 35,500, टोटल 2 लाख है, तो 84,500 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करके, तो वर्किंग जो मैंने बना के दिखाई है यहाँ पे आ रही है आपके पास, ठीक है ना। फिर हमने इन्वेस्टमेंट भी बेचे बेटा, उसके पैसे आएंगे, तो बैंक पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट्स।
सो 45,000 वालों को 9 रुपए में बेचा ना बेटा, और 1 रुपए का आपका लॉस हुआ, तो इन्वेस्टमेंट्स आपकी खत्म हो गई, आपने मतलब इतनी बेची है, ठीक है ना। अब ड्यू करना है 2 लाख वालों को 10% एक्स्ट्रा देना है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रीमियम और डम्पशन बेटा 10%, 22, प्रेफरेंस होल्डर 220, ठीक है ना। आपके पास बेटा पेमेंट करके दिखा देंगे, प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक 220, प्रीमियम और डम्पशन को क्या कर देंगे, राइट ऑफ पीएनएल टू प्रीमियम और डम्पशन 20,000, पीएनएल टू प्रीमियम और डम्पशन 20,000, राइट ऑफ हो गया 20,000 जो था। सीआरआर में जाना है, किसमें जाना है, सीआरआर में जाना है, तो सीआरआर के लिए किस किस को यूज किया था, जो एंट्री आपने सबसे पहले देखी थी, तो हमारे पास जनरल रिजर्व है 80 और पीएनएल है 35,500, जनरल रिजर्व 80, पीएनएल 3500, 2 सीआरआर 115500। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारे पास एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, किसको लेके, जो हमारे इस क्वेश्चन में आ रही थी। अब उसने एक और चीज मांगी थी, एंट्रीज तो बेटा हमारी हो गई, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट हमें एक चीज और क्या करनी है, हमें अपने पास में बेटा यहां पर हमें ये भी बताना है कि ये चीजें बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी, उसने पूछा है। सो बैलेंस शीट के लिए बेटा जो वो चीजें दे रहा है मुझे उसका बताना है। तो मेरी कैपिटल में थे तो 30,000 इक्विटी शेयर पहले से थे 10 वाले, 8450 आपने और इश्यू करे, तो आपके बेटा इक्विटी शेयर जो है शेयर कैपिटल में कितने आएंगे इश्यू में, आपके पास 38,450, 30,000 पहले थे, 8450 और इश्यू करे 10 रुपए के हिसाब से, 384,500, 384,500। सिंस यहाँ टैली नहीं कर रहे तो एक्सट्रैक्ट है बेटा, ये क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना। दूसरा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस तो रिडीम हो गए तो वो आएंगे नहीं। जर्नलिज्म में बेटा कितना बचेगा 40, जितना आपको बचाना था, जितना आपने रोका था। सीआरआर में भेजा कितना आपने 115500, पीएनएल आपका बेटा खत्म हो गया क्योंकि आपने सारा ही खत्म कर दिया, क्योंकि जितना था उसमें से कुछ प्रीमियम डम्पशन के राइट ऑफ हो गया, कुछ लॉस हो गया और बाकी सीआरआर भेज दिया। और बाकी आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व तो बेटा एज इट इज है, वो तो क्वेश्चन ने दिया हुआ 15,000, तो वो हमारा 15 का 15,000 एज इट इज दिख जाएगा, तो ये बना 170,500, 170,500। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है ना। देन इसके बाद बेटा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, पहले से कितना था सर 195। अब बेटा आपने एंट्रीज का इफेक्ट लेना, कितना पैसा आया कितना क्या, 195 में आपने इक्विटी शेयर इशू करे, एक उसका पैसा आया, पैसा देखना है, इन्वेस्टमेंट्स को बेचा उसका पैसा आया, और जो आपने पे किया रिडम्पशन का उसका कम हो गया, जो मेन चैप्टर का पार्ट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जितना पे किया, जितने से बैंक डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, तो 84,500 आया, वो तो पार पे इशू हुए थे, 40,500 आया, 9 रुपए पे सेल कर रहे थे, और बाकी जो पे किया सब करने के बाद कितना रह जाएगा बेटा 1 लाख रह जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपके पास में 1 लाख रुपीज जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। और इसके साथ में आपका जो है ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा बेटा, ये वाला आपके पास में खत्म हो जाएगा, आप चेक कर लेंगे 1 लाख यहाँ पे डल गया। तो इसके साथ ये क्वेश्चन आपका पूरे का पूरा कितने मार्क्स का था सर, 12 मार्क्स का, तो ये खत्म हो जाता है, हाँ ये खत्म हो जाता है। मेन चीज थी कंप्लायंस चेक करनी थी, कंडीशन रिजर्व पे थी, ये पार्ट समझना जरूरी था, ये पार्ट सबसे जरूरी था हमारे लिए समझना कि कितने आपके पास रिजर्व पड़े हैं जो आप भेज सकते हो सीआर में, उसके लिए क्वेश्चन के एंट्रीज को समझना जरूरी है, इतना बचाना है, इतना प्रीमियम डम्पशन की राइट ऑफ होगा, इतना इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो उसका लॉस, प्रॉफिट होता तो बेटा ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट होता तो ऐड हो जाता, लॉस है तो माइनस हो गया। अब उतनी फेस वैल्यू पूरी करनी है, तो आपके पास बाकी हमने जो सीआर में भेजा उसको माइनस करके पता चल गया कितनी फेस वैल्यू के शेयर है, और फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है। अगर डेसिमल में आता तो अगले वाला लेते, वो मैंने आपको बताया था। नाउ इसके बाद बेटा अगला जो केस आ रहा है ना बेटा, हमारा अगला जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज जब कंडीशन ऑन बैंक हो, कंडीशन किस पे बेटा, बैंक बैलेंस पे है, कंडीशन किस पे बेटा, अगर बैंक पे है, बैंक का मतलब पैसे पे, पैसे की दिक्कत है, पैसे की लेते, इतना पैसा बचाना है, तो उस केस में कैसे करते, क्योंकि वो सारी बात आपको पैसे पे बोलेगा, इतना मेंटेन करना ही करना है। तो कहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लो 2 लाख है, 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, पहले से पड़ा बेटा कितना 20,000, पहले से पड़ा कितना 20,000, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट को बेचा 27,500 पे, मिनिमम कितना मेंटेन करना है 15,000, मिनिमम मेंटेन करने से आपकी कंडीशन बैंक पे लग गई, इतना बैंक में बचाना ही बचाना है। बताओ कितने शेयर इशू करेंगे 10 वाले, 25% प्रीमियम पे, तो हम इशू किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। अब हमारी कंडीशन बेटा बैंक पे है,
तो इसमें करने के दो तरीके होते हैं, अकाउंट बनाइए या आप अपने पास स्टेटमेंट फॉर्म में कर लीजिए बेटा, आपको जैसे कन्वीनियंट है, आपको जैसे कन्वीनियंट है। तो मैं यहाँ अकाउंट में आता हूँ, क्वेश्चन में चाहे हम अपने पास स्टेटमेंट में कर लेंगे। तो बेटा सबसे पहले आता है आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है। तो हमारे पास बेटा पहले से पड़ा है 20,000, मेंटेन कितना करने को कह रहा है 15,000, इन्वेस्टमेंट 27,500 पे बिकी जो सेल हुई, तो पैसा आया है। देना किसको है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो बाय PSH। पैसे की बात हो रही है, पैसा कितना दोगे सर, 2 लाख वालों को 10% एक्स्ट्रा देंगे, 2,20,000 देंगे। बाकी क्या आएगा, बाकी आएगा बेटा कितना पैसा आपको आएगा, किससे, शेयर्स इशू करके, तो वो आ जाएगा आपकी बैलेंस फिगर। तो 15,000 प्लस 220 माइनस 20 माइनस 27,500, 187,500। बेटा 187,500 क्या है सर, ये मनी है, पैसा कितना चाहिए, और ये पैसा किसको, शेयर्स को इशू हो क्या आ रहा है बेटा, ये इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम मिला के बेटा। तो बेटा ये आपके पास मनी की बात हो रही है, अभी फेस वैल्यू की बात नहीं हो रही, कंप्लायंस की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ शेयर्स की बात हुई है। क्यों, क्योंकि हमें अपने पास में ये जानना है आपके पास इतना पैसा जो चाहिए वो कैसे आएगा। तो बेटा जब मैं नंबर ऑफ शेयर्स अब निकालूंगा, क्योंकि बात बैंक अकाउंट को डेबिट होने की है, तो वो हम अपने पास में किससे डिवाइड करते बेटा, 187,500 को डिवाइड करते इशू प्राइस से, क्योंकि इट इज अबाउट दी मनी अवेलेबिलिटी। 10 वाला शेयर 25% प्रीमियम पे हो रहा है बेटा, तो 12.5 रुपए पे। अब यहाँ पे 10 नहीं कर देना जल्दबाजी में, कंप्लायंस इज अ सेपरेट थिंग, यहाँ कंडीशन बैंक पे पैसे के ऊपर हो रही है बेटा, बात पैसे के ऊपर हो रही है। सो डिवाइडेड बाय 10 वाला जब किया 12.5 पे, तो 15,000 शेयर बने। तो आपकी जो एंट्री बनेगी तो बैंक में तो 187,500 आएगा, फेस वैल्यू में 15,000 इंटू 10, बाकी सिक्योरिटी पेमेंट है। अगर आप फेस वैल्यू से डिवाइड करते तो पैसा तो और आता ना, 2.5 रुपए एक्स्ट्रा, हमें उतना चाहिए नहीं, हमें 187,500 चाहिए, तभी पैसे की बात हो रही है। अब अगर मैं कंप्लायंस की बात करूं, ये तो शेयर्स निकाल ही लिया आपने, तो उसके लिए क्या चेक करेंगे सर, आपने बताया उसके लिए फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू प्रेफरेंस वालों की कितनी है, 2 लाख, फेस वैल्यू तो 2 लाख है, पे 10% एक्स्ट्रा करना। फेस वैल्यू शेयर्स की कितनी है सर, शेयर्स की होगी 15,000 इंटू 10। देखो ये थोड़ी ना आपका केस चेंज किया तो हमारा करने का तरीका बदल गया भाई, कंप्लायंस के तो फेस वैल्यू देखनी है सेक्शन 55 के लिए। तो यहाँ फेस वैल्यू ही है 1.5 लाख, तो इतना CRR में जाएगा, इतना CRR में भेजना पड़ेगा तो ही कंप्लायंस पूरी होगी, वरना कंप्लायंस नहीं पूरी होगी। इतना हमें फेस वैल्यू क्या भेजना पड़ेगा, CRR में भेजना पड़ेगा, तभी आपके पास बेटा कंप्लायंस पूरी होगी, ठीक है ना। यस सर, ये बात हमारे पास क्लियर हो जाती है सर, ये बात हमें समझ आ जाती है। नाउ क्वेश्चन पे आता हूं बेटा, अगेन पेपर का क्वेश्चन है, मेरे साथ समझेंगे। इंटरमीडिएट राइटिंग का कितने मार्क्स का है सर, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, ट्रेड पेबल है, PPA नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और बैंक है। शेयर कैपिटल में बेटा कंसिस्ट है ₹50 ईच वाले इक्विटी शेयर 4.5 लाख के, एंड 100 ईच वाले 8% प्रेफरेंस शेयर 130 के। ये इक्विटी और प्रेफरेंस की बाइफर्केशन आ गई, जो टोटल हमारे शेयर्स है। रिजर्व सरप्लस में कहता है सिर्फ PNL है, मतलब इसमें कोई और नहीं है, सिर्फ PNL बना हुआ। टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन किस पे करनी है, 10% प्रीमियम पे। कंपनी ने क्या डिसाइड किया, सारी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे कितने में, 30 पे। रिडम्पशन को फाइनेंस करने के लिए हमें क्या करना है, बैंक बैलेंस इतना मेंटेन करना है। इस पॉइंट ने कंडीशन क्रिएट कर दी किस पे, बैंक पे, कि हमें बैंक कम से कम इतना चाहिए 24, और मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करने 50 रुपए वाले 10 रुपए प्रीमियम पर शेयर में, ताकि हम बैलेंस फंड रेज कर सके जो हमें चाहिए। तो अगर हमें पैसे की कमी पड़ रही है तो हम इतने शेयर इशू करेंगे 50 वाले 10 रुपीज के प्रीमियम, मतलब 60 रुपीज में। तो इशू प्राइस कितना होगा, 50 वाला कितने पे इशू करेंगे, 60 पे। कह रहे हैं एंट्रीज डालो और बैलेंस शीट बना दो। अब बेटा एंट्रीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे। नंबर ऑफ शेयर के लिए कंडीशन किस पे है, बैंक पे है, तो बैंक से ड्राइव करके लाएंगे, बैंक से ड्राइव करके लाएंगे। तो बैंक में पहले से कितना पड़ा है सर, 62 पड़ा है, तो हम अपना वर्किंग नोट बना लेंगे बेटा।
सो बैंक में आपके पास में अगर हम देखें 62 पहले से पड़ा है, 24,000 हमें अपने पास बेटा मेंटेन करना है, ये उसने बोला है 24 हमें मेंटेन करना है, तो अल्टीमेटली ये 38 हो गया नेट। अगर आप अलग अलग भी लिखेंगे कोई चक्कर नहीं, अगर आपने अकाउंट बनाना है अकाउंट बना लो। अब हमें कितना पैसा चाहिए रिडम्पशन के लिए? सर रिडम्पशन के लिए हमारे पास चाहिए 130 के प्रेफरेंस शेयर्स है, उन्हें 10% एक्स्ट्रा पे रिडीम करना है, तो 1,43,000 हो गया, 130 प्लस 10%। ये पैसा कहां से आएगा? सर या इन्वेस्टमेंट बेचो, गया पहले से पड़ा होगा। अब इन्वेस्टमेंट जो बेच रहे वो कितने बेचा? उसने कहा था बेटा सारी इन्वेस्टमेंट को बेचा 30 पे, तो 30,000 तो यहां से पूरा हो गया, और 38,000 हमारा डिफरेंस है, कितना था और कितना चाहिए। तो 62 पड़ा था, 24 तो बना रोकना ही है, तो आपका वो बाकी 38 वो हो गया। तो अगर आपने अकाउंट बनाना अकाउंट बना लो, जैसे मैंने एग्जांपल में किया था, 62 पड़ा है, 24 मेंटेन करना, तो 38 वो यूज कर सकते हैं, 30 हमें इन्वेस्टमेंट बेच के आ जाएगा, चाहिए था 143, तो बाकी कहां से आएगा? बैंक से, मतलब बाकी आएगा इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेगा। अब ये इक्विटी शेयर्स जो है ये पैसे की बात हो रही है, अगेन फंड्स की बात हो रही है बेटा, नॉट अबाउट द कंप्लायंस। तो इसके लिए 75,000 को डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, जल्दबाजी में 50 मत ले लेना। तो इतने शेयर इशू करने पड़ेंगे। अगर मैं इतने शेयर इशू करूंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपके पास 75,000 आ जाएगा, जिससे आपकी बैंक की कंप्लायंस पूरी हो जाएगी, बैंक की कंप्लायंस पूरी हो जाएगी। तो 1250 शेयर्स बने बेटा। तो हम क्या करेंगे, जब एंट्रीज डालेंगे तो आपने इकट्ठे डालनी है, फर्स्ट और सेकंड इकट्ठे डाल दो, यहाँ तोड़ के डाली हुई है बेटा मैंने, तो इकट्ठे डालने। बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 हुआ, वही जो हमें चाहिए था। टू शेयर एप्लीकेशन जो अभी वर्किंग नोट से निकाला, और ये एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन। टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बेटा? 1250 इंटू 50, 10 रुपए का प्रीमियम कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये और कहां से पैसा आ रहा है? सर इन्वेस्टमेंट बेच के। कितना आ रहा था बेटा इन्वेस्टमेंट बेच के? 30,000। कितने की इन्वेस्टमेंट थी? सर 37 की थी, 37 वाले को 30 में बेच दिया, जो आपके पॉइंट नंबर ए में लिखा था। सो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, लॉस हो रहा है बेटा 7, और इन्वेस्टमेंट कितने की? 37। इन्वेस्टमेंट कितने के? 37। तो 37 वाली को 30 में बेचा, 7,000 का लॉस हो गया, ठीक है ना। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना, जो मेन है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 130, 10% एक्स्ट्रा बेटा प्रीमियम रिडम्पशन हो गया, और टोटल में देना 143, ड्यू किया, पे किया। प्रीमियम रिडम्पशन को क्या करेंगे सर? राइट ऑफ करेंगे, पीएनएल टू प्रीमियम रिडम्पशन। एंड देन द फाइनल पार्ट, दैट इज द कंप्लायंस। कंप्लायंस के लिए किसको चेक करते हो? ऑलवेज द फेस वैल्यू, ऑलवेज द फेस वैल्यू। तो ये फेस वैल्यू बेटा आ रही है 1,30,000 की फेस वैल्यू को रिडीम कर रहे हैं, और 60-500 की फेस वैल्यू के आप क्या कर रहे हो? 130 है और 60-500 लेना, फेस वैल्यू लेनी, तो 130 माइनस 60-500 आपके पास आ जाएगा, जो आपका अमाउंट बनता है बेटा फेस वैल्यू का, विच इज हाउ मच? सर 67,500। तो वो पीएनएल कम हो जाएगा उतना, टू सीआरआर, पीएनएल टू सीआरआर आपकी एंट्री बन जाएगी, जिससे आपकी कंप्लायंस मीट हो जाएगी, जिससे आपकी कंप्लायंस मीट हो जाएगी बेटा, एंड हमारे पास में जो है सीआरआर में चला जाएगा। अब आपके पास बेटा बैलेंस शीट की जब बात करते हैं, तो बैलेंस शीट में क्या करना है सर? फॉर्मेट जो है ना, हमेशा क्या करो, क्वेश्चन वाला फॉर्मेट एक बार के लिए सेम आना है, विद रिवाइज वैल्यू। तो शेयर कैपिटल पहले थे 580, जिसमें दो थे, एक ये 4.5 लाख के थे, एक 130 के। तो 4.5 लाख वाले तो दिखेंगे, 130 तो खत्म ही हो गए, पर हमने और भी फ्रेश इशू किए थे, जो हमने निकाले 1250 शेयर, तो वही आएगा बेटा आपके पास में। 4.5 लाख को अगर डिवाइड बाय 50 करते ना बेटा आप, तो 9,000 शेयर आते, और 1250 आपके पास और दिए, तो 10,250 शेयर 50 वाले। आपने अमाउंट में अमाउंट ऐड करना है, वो कर दो, नहीं तो ये हो गया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में सीआरआर में जो भेजा बेटा एक हमने 67,500 लास्ट एंट्री में, शेयर प्रीमियम पे इशू करे थे, तो एक वो आ गया, ये तो एक्स्ट्रा चीज है। क्वेश्चन में सारे का सारा क्या था बेटा? उसने बोला था सर सारे का सारा, उसने बोला था 96 का 96 क्या है सर? 96 का 96 ने कहा था पीएनएल है, तो 96,000 में ही एडजस्टमेंट होगी। एक प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ किया, एक जो लॉस हुआ, एक जो सीआरआर में भेजा। यहाँ पे आपका पीएनएल कम हुआ, लॉस की वजह से भी कम हो गया, इन्वेस्टमेंट को जो बेचा, प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ किया, और जो सीआर भेजा, तो इतना बच गया।
तो इतना बच गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 512,500 और 88,500। बाकी आपका ट्रेड पेबल बेटा एज इट इज है, वो कितना है 113, ये 113 एज इट इज आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीपी कितना बेटा 690, यस सर 690 एज इट इज आ गया। इन्वेस्टमेंट्स आएगी, नो सर इन्वेस्टमेंट तो सेल ही होगी, बात ही खत्म होगी। और बैंक पे तो कंडीशन थी जिससे सारा क्वेश्चन बना था 24,000, तो वो 24 है, आप क्या बच रहा है, तो वो 24 रख के ही तो हमने बाकी क्वेश्चन शुरू किया था, तो टोटल मैच कर जाएगा, टोटल मैच कर जाएगा बेटा, चेक कर लेंगे। सो विद दिस आपका क्या होगा बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना पूरे का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जहां पर में हमने इस चीज को सीखा कि कंडीशन अगर बैंक पे हो तो कैसे करना है। आप बेटा इसे अकाउंट फॉर्म में बनाइए, जैसे मैंने पहले कहा था, आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाइए, जैसे जैसे आपको कन्वीनियंट है। वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट है, तो वही चीज है हमारे पास में, और इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मेन नोट्स वही बना ले जो क्वेश्चन से रेलिवेंट है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, बैंक बैलेंस है, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें वो आगे। मेन सारा का सारा पॉइंट बेटा क्वेश्चन का इस पॉइंट वर्किंग नोट पे था। अगर वर्किंग नोट चाहिए दिक्कत खत्म, क्योंकि कंडीशन बैंक पे है तो ये डिवाइड किससे हो रहा है, इशू प्राइस ना कि फेस वैल्यू से। पर कंप्लायंस के लिए तो फेस वैल्यू ही देखनी है, उस पर हम अपने कॉन्सेप्ट से डिविएट नहीं कर रहे, प्लीज समझिए, कॉन्सेप्ट से डिविएशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है बेटा, ठीक है ना। यस सर। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ बेटा, जनरल क्वेश्चन है, जनरल, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए, ठीक है। इवन स्टडी मैट में भी क्वेश्चन दिए बेटा ऐसे वाले, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है बेटा, बुक्स ऑफ अर्पित लिमिटेड में बैलेंसेस दिए हुए 31 दिसंबर 21 के 6 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले फुली पेड अप, 30,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 वाले 80 पेड अप। तो अगर रिडम्पशन की बात होगी पहले 20 रुपए मंगा लेना, याद रखना। सिक्योरिटी भी हम सीआर और जनरल है। टर्म्स में प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन होनी है बेटा 31 मार्च 2022 को 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, और इसके लिए डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम फ्रेश इशू करेंगे 150 इक्विटी शेयर्स 10 वाले 20% प्रीमियम पे, मतलब कि आपके पास 10 वाले तो 2 रुपए प्रीमियम पे हो गए, ठीक है। जिसमें से 2 रुपए तो बेटा किस पे आ रहे हैं, एप्लीकेशन पे, 7 रुपए प्रीमियम मिला के किस पे आएंगे, अलॉटमेंट पे, और बाकी अगले साल 1 जनवरी को, ठीक है। इशू पूरा सब्सक्राइब हुआ, अलॉटमेंट होगी 1 मार्च को, मनी जो अलॉटमेंट की थी वो मिल भी गई 20 मार्च तक, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा कंडीशंस के बाद, सेक्शन 55 की लीगल रिक्वायरमेंट। जर्नल एंट्रीज डाल दीजिए और बताओ ये आइटम कैसे अपीयर करेगी बैलेंस शीट में कंपनी के, मतलब वही बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी, पर पहले आप जर्नल एंट्रीज डालिए। जर्नल एंट्रीज बहुत बेसिक है, पैसा आने की एंट्री बहुत आसान। प्रेफरेंस शेयर्स बेटा आपके पास में ये ड्यू होगा बेटा 20 रुपीज की कॉल, तभी ये फुली पेड अप होंगे। फिर इक्विटी वालों का पैसा आएगा, तो 20 रुपीज के हिसाब से कितना बना सर 6 लाख। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 6 लाख। तो नॉर्मल एंट्री ड्यू एंड रिसीव, ड्यू एंड रिसीव आपकी फाइनल कॉल की 6 लाख विच इज 30,000 शेयर्स पे 20 रुपीज। अब और पैसा कौन सा आ रहा है सर, और पैसा हमारे पास देखिए तो हमारे पास शेयर्स इशू करके आ रहा है 150 शेयर्स है, 2 रुपए एप्लीकेशन के, स्टेजेस में आ रहा है तो स्टेजेस में डालेंगे, तो 150 इंटू 2 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1.5 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 3 लाख। और ये कहां चला जाएगा सर, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, ठीक है ना। फिर अलॉटमेंट ड्यू होगी, अलॉटमेंट कितने की बेटा सर, अलॉटमेंट है 7 रुपए की, जिसमें प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है 2 रुपए का, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 150 इंटू 7, 150 इंटू 7 इंटू आपके पास में क्या है, प्रीमियम है 2 का, तो 5 की, तो आपकी बेटा अपने पास में किस में आएगा, कैपिटल पे आएगा, 5 रुपए कैपिटल। तो अलॉटमेंट ड्यू होगी 150 इंटू 7, 150 इंटू 5, 150 इंटू 2, और जब रिसीव हुआ तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1050। सर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसका बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो अगले साल आ रही है, वो तो 1 जनवरी को आएगी अगले साल, हम तो 31 मार्च 22 की बात कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री अभी नहीं आएगी, वो तो तब आएगी ना अगले साल जाके। यस सर, उसकी एंट्री अगले साल आएगी। सो हमारे पास में जितने अमाउंट की थी एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो डाल दिया, फर्स्ट कॉल नहीं आ रही, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आ रही। अब हमने बेटा रिडम्पशन करनी है, हमारे शेयर्स कितने हो गए सर 30,000, क्या फुली पेड अप हो गए, यस सर।
10% प्रीमियम पे रिडीम करना बेटा, फुली पेड अप हो चुके हैं फाइनल कॉल के बाद, तो 30 लाख वालों को 33 देना। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम रिडम्पशन 10% टू प्रेफरेंस होल्डर 33 लाख, और जब पे करेंगे तो क्या होगा, प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक 33 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करना है, कितने का, 3 लाख का। कहां से राइट ऑफ करेंगे सर, हमारे पास में जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व से राइट ऑफ हो जाएगा। सो जनरल रिजर्व टू प्रीमियम रिडम्पशन 3 लाख। एंड देन कम्स अ पॉइंट जिसकी वजह से क्वेश्चन करे, देखो एक तो शेयर पार्टली पेड थे, उन्हें अपने पास फुली पेड करना था, चलो वो इजी पॉइंट था। अब अगला पॉइंट आता है बेटा, दैट इज ट्रांसफर टू सीआरआर। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फेस वैल्यू तो लेनी है। अरे भाई फेस वैल्यू लेनी तो है, पर फाइनल कॉल आई नहीं, अब उसको लेने के लिए ना नए शेयर को इंटू 10 करेंगे, गलत नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतना ही लेंगे जितना पैसा अब तक रिसीव हुआ है फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू का। तो कितनी फेस वैल्यू के रिडीम कर रहे हो, कितनी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू करे सर, उसमें एक तो 3 लाख एप्लीकेशन का था, 1.5 लाख इंटू 2, और 1.5 लाख इंटू 5 रुपए आपके पास किसका था बेटा, आपका बेसिकली अलॉटमेंट का। तो 3 लाख और 7.5 लाख ही माइनस होगा, प्रीमियम नहीं होता, और सिर्फ जितना आपके पास में रिसीव हुआ है, तो 3 लाख और 7.5 लाख माइनस हो जाएगा। एंट्री बढ़ेंगे जनरल रिजर्व टू सीआरआर, जनरल रिजर्व टू सीआरआर 30 माइनस 3 माइनस 750, 30 माइनस 3 माइनस 750। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा को समझना जरूरी था बेटा, यहाँ पे हमारे लिए ये समझना जरूरी था पॉइंट, ठीक है ना। दिस वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस, ठीक है, कि हमने सिर्फ वही लेना बेटा जितना अमाउंट आपको फेस वैल्यू का रिसीव हुआ है, जितना अमाउंट फेस वैल्यू का रिसीव हुआ है, मतलब 2 रुपए एप्लीकेशन के, मैं बोलूंगा तो अलॉटमेंट में 5 रुपए, तो 7 रुपीज हो गए। एक्चुअली में 1.5 लाख इंटू 7 ही हुआ बेटा, 2 रुपए एप्लीकेशन का और 5 रुपए आपके अलॉटमेंट में जो फेस वैल्यू वाला पोर्शन था, क्योंकि 2 तो प्रीमियम था ना, तो इतने का ही बेनिफिट आपको मिल रहा है 30 लाख में से, तो आपका बाकी जाएगा। और फिर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में तो बेटा कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, हमारी जो पहले वैल्यूज और बाद की वैल्यूज एक तरीके से वो आ गई, तो हम यहाँ पे विजाविज बना रहे, तो 6 लाख इक्विटी शेयर तो बेटा जैसे आपके पास पहले भी थे, ये तो 10 वाले फुली पेड अप है 60 लाख के, ये तो पहले भी थे अभी भी है 6 लाख 10 वाले 60 लाख 60 लाख। प्रेफरेंस शेयर पहले थे 100 वाले 80 पेड अप, अब तो रिडीम ही हो गए, खत्म हो गए। अब कितने इशू हुए, 1.5 लाख शेयर हुए, पर वो 7 पेड अप है, क्योंकि बेनिफिट तभी तो उतने का दिया, अभी तो फुली पेड अप ही नहीं, अगले साल होंगे, तो कैपिटल हो गया। रिजर्व सरप्लस में बेटा जितनी इतनी वैल्यूज क्वेश्चन है पहले दी है, तो वो दी है आपकी 6 लाख 18 लाख 35 लाख, तो ये सिक्योरिटी पीएम है, जनरल रिजर्व है और सीआरआर है। अब पहले देख लेते हैं आपके पास में जो जो हुआ, सीआरआर आपका क्या हुआ 1950 से बढ़ गया, जो हमने लास्ट एंट्री डाली, तो 18 लाख प्लस 1950 से बढ़ गया। और सर हम ये नहीं कह सकते 18 लाख पहले से बढ़ा है तो हमें बाकी डिफरेंशियल ही डालना चाहिए, नहीं यार, वो कभी किसी और वजह से हुआ होगा, भाई पहले प्रेफरेंस रिडीम के होंगे, इक्विटी शेयर बायबैक के होंगे, उनका बना हुआ होगा। आप ये नहीं कह सकते सीआरआर आपके पास पहले से बना हुआ तो हम डिफरेंशियल बनाएंगे, अगर बनाना है तो बनाना है जितना है, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा 6 लाख पहले था, आपने जो शेयर्स इशू करे प्रीमियम पे, उस पर 1.5 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम आया था, तो ये हमारा 3 लाख का प्रीमियम आया था, तो 3 लाख से प्रीमियम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये 35 लाख में से बेटा हमने 19.5 लाख तो बेटा कहाँ भेजा, सीआरआर में भेजा, और माइनस जो प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ करा, तो वो कितना था सर, वो था हमारे पास में इस एंट्री में 3 लाख। तो चेक हो जाएगा कितना बनता है, 35 माइनस 19.5 लाख माइनस 3 लाख, तो 12.5 लाख। तो मैंने आपको सारी वैल्यूज क्लोजिंग वाली टैली भी करा दी, क्लोजिंग वाली टैली भी करा दी। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, देयर इज अ स्मॉल कंपैरिजन ऑफ दिस क्वेश्चन वर्सेस योर बेसिकली जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में था। यहाँ पे आपके पास बेटा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मांग रहा है जो वैल्यूज आपकी 31 मार्च 22 की है, तो आप क्या वही दिखाइए। जो स्टडी मैट में क्वेश्चन था ना, वहां पे आपका वीजा वीज बोला था 31 दिसंबर 21 के साथ, तो आप वो कॉलम बनाइए। नहीं मांग रहा तो आप चाहे सिर्फ करंट वाली ही दिखाओ, वो ना दिखाओ 3 महीने पहले की, वो हम एक्स्ट्रा दिखा सकते हैं पर जरूरत थी। और ये दोनों यहाँ दिख गए जो भी वैल्यूज टोटल आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में था सिर्फ कौन सी बतानी है 31 मार्च 22 की, पुरानी नहीं मांग रहा, कॉरस्पॉन्डिंग मांगता तो हम जरूर लिख देते। वैसे आप लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर कंपल्शन नहीं थी, कंपल्शन नहीं थी, वो लिखा हुआ मैंने जरूर है पर कंपल्शन नहीं थी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जो हमने सीखा यहाँ पे।
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नाउ देयर आर बेटा स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे जो समझ आने जरूरी है, बिकॉज उसके बिना क्या क्वेश्चन नहीं तो कंप्लीट नहीं होता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, तभी हम अपने पास कर पाते हैं। एक होता है बेटा पार्टली पेड प्रेफरेंस, जैसे मैंने बोला आप तब तक रिडीम नहीं कर सकते जब तक शेयर फुली पेड अपना, पार्टली पेड को रिडीम नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास बेटा सिर्फ एक ही क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, कितनी बेटा, 1 क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है और वो पार्टली पेड है, तो बेटा जैसे इस क्वेश्चन में क्या, पहले फुली पेड अप करोगे फिर आप रिडीम करोगे। तो अगर 1000 शेयर्स है 13% वाले 100 ईच 80 पेड अप, तो पहले फाइनल कॉल मंगाओ 20 की और फिर रिडीम करो सभी को, फिर रिडीम करो सभी को, वरना नहीं कर सकते। अब अगर 2 क्लासेस है प्रेफरेंस शेयर्स की, एक फुली पेड अप है और एक पार्टली, और क्वेश्चन साइलेंट है, किसको करना है, एक फुली एक पार्टली है, दोनों फुली फिर तो दोनों को करोगे, या क्वेश्चन बता दे किसको करना है, एक फुली एक पार्टली, और क्वेश्चन ये नहीं बता रहा, क्वेश्चन कह रहा प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, तो बेटा कॉमन सेंस लगाएंगे, हम सिर्फ फुली वालों को करेंगे, पार्टली को नहीं करेंगे क्योंकि नहीं कर सकते, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मैं तब कह रहा हूं। तो अगर 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है, ये फुली पेड अप है, 5000 है 100 ईच वाले 80 पेड अप, और क्वेश्चन कह रहा है रिडीम करना है, ये भी नहीं कह रहा सारी कैटेगरीज को करना, रिडीम करना है प्रेफरेंस, तो बेटा हम उसी को रिडीम करेंगे जो फुली है, पार्टली को नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 2 हो गए। तो रिडीम ओनली दोस विच आर फुली पेड अप, पार्टली पेड अप वालों को रिडीम हम नहीं करेंगे और वो एज इट इज दिखते रहेंगे, हम सिर्फ फुली वालों को करेंगे, पार्टली वालों को रिडीम नहीं करेंगे। अगर थी ये कैटेगरी तो अब बात आपके ऐसा लगा, फिर तो आप कर रहे हैं तो उसके लिए फुली पेड अप करना पड़ेगा, वरना नहीं कर पाएंगे। 2 का रूल मैंने आपको बता दिया, 2 का रूल मैंने आपको बता दिया क्या करना। देन बेटा एक अगला पॉइंट है कॉलिनेरियर। नो व्हाट इज द कॉलिनेरियर बेटा, बेटा कॉलिनेरियर का मतलब होता है कि जो कंपनी ने पैसा प्रेफरेंस शेयर से मंगाया पर उन्होंने दिया ही नहीं, हमने पैसा मंगाया पर उन्होंने दिया नहीं। अब इसमें क्या क्या चीजें बनती है, मान लो 10,000 शेयर्स है, 100 ईच वाले फुल्ली कॉल्ड अप है, और 500 वालों पे भी 20 रुपए आने बाकी है, ये आए भी नहीं, हमने तो मंगाए हुए दिए नहीं। तो व्हाट आर दी सिनेरियो, सबसे पहला कॉलिनेरियर उन्होंने पे कर दिया, मैंने मंगाया, मैंने बोला लास्ट बार कह रहा हूं दे दो वरना देख लेना, रिडीम नहीं करेंगे क्योंकि आप पार्टली पेड को रिडीम नहीं कर सकते, तो उन्होंने पैसे दे दिए कहके। तो आपकी एंट्री आ गई बैंक टू कॉलिनेरियर, तो आपके पास पूरे 10,000 आपके पास रिसीव हो गए, जितना भी कॉलिनेरियर का अमाउंट था, और जैसे ही आपके पास आया तो आपके क्या सारे शेयर फुली पेड अप हो गए, यस, आप सबको रिडीम कर देंगे। इनमें जो भी होगा ना बेटा क्वेश्चन बताएगा, आप अपनी तरफ से नहीं, मतलब अगर मैं बता दूंगा कि अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही साइलेंट है तो करना क्या, बट क्वेश्चन ने बोला कि उन्होंने पैसे दे दिए, फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर अगले वाला केस है वो जब क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट होता है, तो वो क्या है, हमने क्या करना है, रिडीम करना है गुड वंस को, और डिफॉल्टर दिखते रहेंगे। रिडीम का मतलब क्या है बेटा कि 9500 आप रिडीम कर देंगे, और डिफॉल्टर्स क्या है 500, वो एज इट इज दिखते रहेंगे, जो हम जनरली कह सकते हैं कि हम अपने पास करते रहेंगे, हम ऐसे शो कर सकते हैं बैलेंस शीट में, वो दिखते रहे। सो 500 प्रेफरेंस शेयर जो है वो एज इट इज दिखते रहेंगे, और आपके पास 500 इंटू 20, 500 इंटू 20, तो ये आपके पास 10,000 माइनस हुआ, और आपका कितना आ गया 40,000, ये आपका कितना हो गया 40,000, ये एज इट इज दिखते रहेंगे अभी। यस, क्योंकि आप रिडीम सिर्फ उन्हीं को कर सकते हैं बेटा जो फुली पेड अप। अब इन्होंने पैसे दिए नहीं, आपने मंगाए हुए, इन्होंने पैसे दिए ही नहीं आपके पास में, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पास ऐसे ही करेंगे, सब वही करते जाएंगे। तो ये एज इट इज दिखे रहेंगे, ये एज इट इज दिखते रहेंगे जब तक इनकम कुछ नहीं करता। जब तक कुछ नहीं करते क्या सर, फोरफिट करेंगे, फोरफिट के बाद री इशू करेंगे, री इशू के बाद रिडीम होगा, यानी तो फोरफिट करके रख लेंगे। वो आप कर सकते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट भी हो, सिर्फ फोरफिट करके छोड़ दो, ये एज इट इज दिखा दो। तो हमें क्वेश्चन ने बोला रिडीम कर दो गुड वंस को 9500 को, और बाकी को फोरफिट कर दिया 500 को। तो फोरफिट जब करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो बेटा कितनी आएगी 500 इंटू 100, कॉल इन एरियर्स कितना था 500 इंटू 20, तो अल्टीमेटली फोरफिट कितना कर रहे हो 500 इंटू 80। अगर क्वेश्चन सिर्फ बोलता है फोरफिट करके छोड़ दिया तो ये एंट्री डाल दो, हो सकता है क्वेश्चन बोलते री इशू भी कर दो, किसी प्राइस पर इशू, तो री इशू करने के बाद फिर आप रिडीम कर देंगे बाकी 500 को। नहीं बोल रहा तो ऐसे ही दिखता रहेगा, और ऑब्वियसली री इशू के बाद जो शेयर फोरफिटेड का अमाउंट होगा वो कहां चला जाएगा कैपिटल में। तो देखिए जनरली क्वेश्चन विल टेल यू अगर कॉल इन एरियर का पॉइंट है, अगर वो बिल्कुल ही साइलेंट है तो आप या तो एज इट इज उन्हें कंटिन्यू कर दो, जो ज्यादा बेटर अप्रोच है कि नहीं बोल रहा तो हम रिडीम तो नहीं कर रहे, एज इट इज दिखते रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि पैसे दिए नहीं दिए, तो एज इट इज दिखते रहेंगे केस। या फोरफिचर की सिर्फ एंट्री डाल के छोड़ दो, क्योंकि फोरफिट तो फिर पक्का ही करोगे अगर वो दे ही नहीं रहे। बाद में री इशू वगैरह आप नहीं कर सकते क्योंकि जब तक नहीं बोल रहा क्वेश्चन।
तो आप नहीं कुछ कर सकते। और कंप्लायंस भी आप फिर बेटा उसे ही करेंगे पूरी जितने आप रिडीम कर रहे हैं, विच इज 9500। सबसे अच्छा यार पैसे ही दे दे, केस वन हो जाए, फिर तो सभी कुछ कर देंगे, पर वो क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा। दीज आर दी पॉसिबल सिनेरियो, सर्कमस्टांसेस जो बनते हैं अगर क्वेश्चन हमारे पास में क्या है बेटा, कॉलिनेरियर का पॉइंट उठता है। किसका? कॉलिनेरियर। ठीक है ना? यस सर। देन बेटा हमारे पास में जो अगली चीज आती है वो हमें समझनी है बेटा, यहां पर में क्या आ रही है, विच इज प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स हमारे ट्रेसेबल नहीं है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेसेबल नहीं है बेटा? ट्रेसेबल का मतलब होता है हम कह रहे हैं पैसा ले जाओ, हम कह रहे हैं पैसा ले जाओ, वो बेचारे मिल ही नहीं रहे, वो बेचारे मिल ही नहीं रहे। मतलब अल्टीमेटली हमने पैसा बोल दिया कि हमारी तरफ से ड्यू है, दे आर नॉट कमिंग। लेट्स से वो उनका जो बैंक अकाउंट है वो तो क्लोज ही हो चुका है, तभी तो अकाउंट से पैसे नहीं जा पा रहे, वो ट्रांजैक्शन फेल हो रही है, वो इंडिया में नहीं है, वो बाहर जा चुके हैं, डेथ हो चुकी है, बहुत सारे सर्कमस्टेंस होते हैं, तो उस केस के अंदर वो ट्रेसेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना? अब उस केस के अंदर में हमें क्या करना है बेटा, ड्यू पूरी पेमेंट करनी है, ड्यू की एंट्री पूरी डालेंगे, पर पे सिर्फ उतनों को करेंगे जो मिल चुके हैं, ऑब्वियसली उन्हीं को पे कर पाएंगे। और कंप्लायंस पूरी की करेंगे क्योंकि आपने ड्यू पूरे को कर दिया, सिर्फ पेमेंट देनी रहेगी ना। तो अब कंप्लायंस जो सेक्शन 55 की करनी है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ट्रांसफर टू सीआर, वो पूरी की करेंगे। सो लेटर से 1000 12% प्रेफरेंस शेयर से 100 ईच वाले फुली पेड, रिडीम करना है 10% एक्स्ट्रा पे, पर 50 लोग ट्रेसेबल नहीं है। तो बेटा ड्यू की एंट्री पूरी आएगी। ड्यू की एंट्री क्या है? तो ड्यू की एंट्री है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, विच इज 1000 इंटू 100, 1,00,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10% एक्स्ट्रा, 10,000। टू शॉर्ट में लिख देता हूं आपको, पेपर में पूरा लिखेंगे बेटा, एक क्वेश्चन आना है, वहां शॉर्टकट नहीं लिखने, वहां पूरा पूरा लिखो, जैसे मैंने जितनी भी एंट्रीज दिखाई थी। 1,10,000, 1,10,000। ठीक है ना? सो 1,10,000 हमारी तरफ से ड्यू हो गया। अब बेटा देखो एक ऑब्वियस सी बात है, प्रीमियम और डम्पशन राइट ऑफ भी होगा, मतलब मैं उसकी चाहे एंट्री नहीं डाल रहा, वो राइट ऑफ करना ही करना है। उसकी एंट्री मैं नहीं डाल रहा क्योंकि वो मेरे लिए मेन मुद्दा नहीं है, पीएल टू प्रीमियम डम्पशन। ठीक है? और एक कंप्लायंस भी पूरी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे फ्रेश इशू करा कि नहीं करा, तो नहीं तो सारा सीआर में जाएगा। तो कंप्लायंस भी पूरी होगी कितने की? 1,00,000 की फेस वैल्यू की, विच इज शेयर्स प्लस सीआरआर। बेटा अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलता ना, तो सिंपल सी बात है सीआरआर में जाएगा, शेयर्स की तो बात बोलनी पड़ेगी ना। तो वो आपके पास कंप्लायंस है, वो होगी होगी। मेन मेरे को जो आपको पॉइंट बताना है वो तो बेटा पेमेंट है। अब पेमेंट आपके पास कितनों को कर पाएंगे, तो देख लेते हैं कितनों को कर पाएंगे। So preference holders to bank, will you be able to make the payment to full 1,10,000 की कर पाएंगे? नो सर, 50 ट्रेसेबल नहीं है, 50 ट्रेसेबल नहीं है, तो आप पेमेंट कितनों कर पा रहे? 950 को। तो बेटा इसको निकालने के अलग अलग तरीके, 1,10,000 अगर 1,000 की थी तो 950 की कितनी हुई, या पर शेयर आप 100 के बदले कितने दे रहे हैं सर? 10% एक्स्ट्रा करके 110। तो आप सिंपली लिख दो 950 इंटू 110, या आप माइनस कर दो जितना नहीं दे पा रहे, -50 इंटू 110। बात एक है, जैसे मर्जी कर लो, हमें ये जानना है भाई कितने दे रहे, क्योंकि उतने की एंट्री डालेगी। तो अल्टीमेटली 950 इंटू 110, अब जैसे मर्जी निकालो बेटा, अमाउंट सेम आएगा सबसे। तो 1,04,500, 1,04,500। तो पेमेंट ड्यू पूरी होगी, पर पेमेंट आपकी उतनों को ही होगी जितने ट्रेसेबल है, जितने ट्रेसेबल नहीं है उनको पेमेंट नहीं होगी, आप जैसे भी कर लीजिए। सर जो बाकी अमाउंट है, जो बैलेंस है, अगर हमें बैलेंस शीट बनानी पड़े, बैलेंस ड्यू जो दिख रहा है प्रेफरेंस होल्डर्स का, विच इज 5,500,
अगर हमें बैलेंस शीट बनानी पड़े तो ये कहाँ दिखेगा बेटा, ये दिखेगा करंट लायबिलिटीज में। ये पार्ट ऑफ कैपिटल नहीं, कैपिटल डेबिट होके खत्म होगी, और वो भी अदर करंट लायबिलिटी में। हम रेफर कहाँ पे करेंगे, अदर करंट लायबिलिटी में। तो ये अमाउंट हमारा अगर जो दिखाना पड़ता है बेटा, वैसे कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि जिसमें नॉन ट्रेसेबल हो और बैलेंस शीट मांग ले, जल्दी उस पर बैलेंस शीट नहीं मांगते, तो आइडियली करंट लायबिलिटीज में आएगा, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर में जितना अमाउंट आपका पेंडिंग है। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन हमसे क्या करता है, क्वेश्चन आपसे कई बार बोलता है बोनस की एंट्री डाल दो, तो बोनस की एंट्री तो बोनस चैप्टर में सीखते ही, आप सीआरआर में अभी तो भेजते हो, आप चेक करोगे कितने शेयर्स है, उसके हिसाब से क्या करना है, जितने शेयर्स है उस पर आपने कंडीशन लगाई, 1 फॉर एवरीथिंग 1 फॉर एवरीवन, सीआरआर टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बात खत्म हो गई। चैप्टर आपके पास बहुत ईजी है, बकायदा आप अपने पास में उसके कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से कराया, जिस तरीके से रिवाइज कराया, अगर उसको आप अप्लाई करेंगे, आपको ये देखना कंडीशन किस पे, रिजर्व पे है, बैंक पे है, मैंने हर तरीके का क्वेश्चन आपको करा दिया, जिससे कि आपके पास बेटा ये पूरे का पूरा चैप्टर हमारे पास प्रॉपर तरीके से बेटा कंप्लीट हो जाएगा। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन ये वाले आपके कवर भी कर लिए, एंड आपके पास बेटा जैसे मैंने बोला यही आपका मेन चैप्टर का पार्ट है, जो हमने यहाँ चीजें सीखी, इसको ध्यान रखना, और इससे आपकी जो रिवीजन है, आपकी मैराथन रिवीजन, कम से कम समय में हमने मैक्सिमम आउटपुट निकालते समय अपने पास सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लिया। होपफुली आप लोगों को बेटा अच्छे से ये चैप्टर रिवाइज भी होगा, अगर आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा अपने पास में चैप्टर को रिवाइज करके, इसी तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर्स के आप लोगों के लिए हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से बेटा आती रही कि आप लोगों के लिए वीडियोस इसी चैनल पे बने रहिए, एंड जरूर बताइए कि आप लोगों को ये रिवीजन आप लोगों को कैसे लगी और कितनी हेल्पफुल आप लोगों के लिए, ठीक है नहीं, और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, एंड घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपना बेस्ट एफर्ट देंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, लगे रहेंगे और डटे रहेंगे, और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहेंगे। हमारी मुलाकात होगी बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट एंड बाय बाय।